हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज आपकी हिंदी की क्लास को थोड़ा और एक छोटा सा टॉपिक लेते हुए और बहुत कम समय लेकर आपका मैं ये टॉपिक ख़त्म करूंगी। बहुत ही इजी सा चैप्टर था जिसमें हमने आधा पढ़ लिया। उपसर्ग का आज लास्ट पार्ट है, उसे पढ़ लेंगे तो हमारा उपसर्ग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और प्रत्यय प्रत्यय का क्लास भी आपका एक दिन चलेगा, प्रत्यय के बारे में भी एक दिन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट होगा। तो देखेंगे बच्चों, हमने क्या क्या देखा था। उर्दू में देखा था हमने, सॉरी, हिंदी में हमने देखा था कि 19 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में, संस्कृत में 19 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में कुल 10 उपसर्ग होते हैं। तो उन्हीं 10 उपसर्गों के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों में थोड़ा मिलाप होता है, लेकिन जो संस्कृत के उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग होते हैं ये बिल्कुल जुदा होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमारा देखिए क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए कुछ उपसर्ग भी प्रचलन में हैं। विदेशी उपसर्गों में उर्दू के माध्यम से हिंदी में आए उर्दू के उपसर्ग हिंदी के विशेषता प्रचलित है। मतलब कहने का आपका अर्थ है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं उर्दू के जो हिंदी में प्रचलित हैं, ठीक है। तो वही वर्ड उन्हीं शब्दों का से जो उपसर्ग हम है वो आपको बताया जाएगा। जो उर्दू के कुछ वर्ड है लेकिन हिंदी में कुछ ज़्यादा प्रचलित हैं, और उससे जब आप रूबरू होंगे तो आप भी सोच के देखिएगा कि हाँ सच में ये सब उर्दू के वर्ड्स हैं और हम लोग तो इसका कितना यूज़ करते हैं अपने दैनिक भाषा में, हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं इसका। तो चलिए हम पहला देखेंगे। हमारा उर्दू का पहला उपसर्ग कौन सा है, तो अल मतलब क्या होता है, निश्चित, अलविदा। देखिए अल से क्या बिना, अब अल जिसके आगे लगेगा उन शब्दों को हम इसमें रखेंगे। उदाहरण बहुत कम कम देके, और ये शॉर्ट क्लास में करना चाहते थे इसीलिए मैक्सिमम को नहीं हम जोड़ें। तो इससे पहले जितना भी क्लास हुआ है उसमें बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं आपको बताई हूँ। देखेंगे अलबत्ता, अलविदा, इस प्रकार से अल से बने दो उर्दू के उपसर्ग से बने शब्दों को आपने देखा। तो ये फर्स्ट उपसर्ग था अल। अल का मतलब आपको समझाना बस इतना है कि इसका मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब क्या है, कि ये पूछ सकता है आपसे, और ये पूछ सकता है कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, उर्दू के हैं, हिंदी के हैं, ठीक है। बस फर्स्ट हमारा अल है। अल का मतलब अलविदा या अलबत्ता, अल से होगा। अल का मतलब होता है निश्चित। फिर होता है कम, कम से कितना बन सकता है, कम उम्र, कमज़ोर, कम वक्त, ठीक है। बहुत सारा बन सकता है, इसके आगे भी बहुत ज़्यादा बन सकता है शब्द, बहुत से शब्द बन सकता है। कम मतलब क्या होता है, कम मतलब जानते ही हम लोग कम शब्द का कितना यूज़ करते हैं। कम मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम, ठीक है। हर बहुत जगह पे हम कम का इस्तेमाल करते हैं। तो कम का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा। अब देखिएगा थर्ड हमारा उपसर्ग क्या कहता है। थर्ड उपसर्ग है खुश। तो यहाँ जो ख है ना, ख के नीचे जो बिंदी लगी हुई और क के नीचे बिंदी लगी हुई, और क्या फिर जिस भी व्यंजन के नीचे बिंदी लगा हुआ आपको दिख जाएगा, तो वो जो होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। खुश जो है वो खुश नहीं है, खुश भी ऐसे उर्दू के ही शब्द है, लेकिन जब खुश कहेंगे ना, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत, ठीक है, खुददार, इस तरह के जो वर्ड हैं, ये सब जिसके आगे खुद लगा हुआ हो, तो ये उर्दू का उपसर्ग होता है। खुद, खुद मतलब क्या होता है, खुश, सॉरी खुद नहीं, खुश। तो खुश का मतलब क्या होता है, अच्छा, खुश दिल मतलब जिसका दिल अच्छा हो, खुश मिजाज जो हसीन मिजाजों का हो, हंसने वाला, हंसमुख मिजाज का हो, खुश किस्मत जिसकी किस्मत अच्छी हो, ठीक है। तो ये है हमारे उर्दू के उपसर्ग। इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर बुक आपके पास होगा तो उससे आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, नहीं तो इसमें और ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये चीज़ आपको समझना होगा। आपको भी इंतज़ार होगा कि इससे टेस्ट कैसे मिलेगा, हम लोगों को कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं देखने को आपको मिलेगा टेस्ट में, ठीक है। तो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कल उपसर्ग से रिलेटेड, या फिर कल प्रत्यय को कंप्लीट करके नेक्स्ट डे टेस्ट लिया जाएगा उसके नेक्स्ट डे। अब देखिए गैर, गैर किस प्रकार का है, तो गैर का क्या मतलब होता है, तो गैर का मतलब होता है निषेध। जैसे गैर हाजिर, गैर से कैसे शब्द बनेंगे, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, ठीक है। गैर जिम्मेदार यहाँ 2 बार मैं लिख दी हूँ, ये गलती से, एक बार और भी कुछ बहुत सारे वर्ड होंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको एक्स्ट्रा बताते चलूँ, लेकिन जितना अभी लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है। इन्हें आप देखिए, समझने के लिए इतना काफ़ी होता है। गैर का मतलब क्या होता है, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, और गैर से गैर
उससे बहुत हो सकता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। तो गैर का मतलब क्या होता है? तो गैर का मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब नहीं, नकारात्मक दृष्टिकोण से हम गैर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा दर, दर भी क्या है? उर्दू का एक शब्द है। दर का मतलब क्या होता है? में। अब देखिए जैसे दरअसल, दरमियाँ, दरकान, तो ये जो दर लिखा हुआ है, दर का मतलब में, दरअसल, ऐसे आप कहीं बोलते हैं ना कि दरअसल ये बुक मेरे पास पहले से थी, ठीक है। इनसे वर्ड्स, इन जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे आप लाइन बनाइए। उस लाइन में आपको लगेगा कि जो दर का मतलब है ये हम लोग में के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसका मतलब में होता है और उर्दू में इसे दर कहते हैं। अब दर से क्या क्या शब्द बन सकते हैं ये देख लिए। अब देखिए ना का कब यूज़ होता है? अभाव के रूप में, जहाँ हमको नहीं बताना हो, ठीक है। वैसे उपसर्ग, मैक्सिमम उपसर्गों का जो मतलब होता है, ये हिंदी के हो, संस्कृत हो या उर्दू के हो, उनका मतलब होता है विलोम शब्द। जब आप पढ़ने लगेंगे तो शब्दों को विलोम में बदलने के लिए हमें उपसर्ग की आवश्यकता पड़ती है। उसके आगे अ उपसर्ग लगा के, आ उपसर्ग लगा के, ठीक है, अध उपसर्ग लगा के, इस प्रकार से हम शब्दों को विलोम बनाने के लिए, शब्दों का अर्थ में परिवर्तन करने के लिए, उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि शब्दों के आगे लगकर ऐसे शब्दांश जो एक शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते, ठीक है। तो देखेंगे दर से देख लिए हमने। अब छठा हमारा उपसर्ग है अभाव। ना का मतलब क्या होता है? ना का मतलब अभाव होगा। ना का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जब नहीं के सेंस में हम ना का यूज़ करेंगे तो आपको भी पता है नेगेटिव सेंस में इसका भी यूज करते हैं। देखिए नापसंद, नालायक, नादान, नामुमकिन, ये सब जो है ना से बनने वाले उपसर्ग हैं। और ना आगे आकर पसंद के आगे आ गया, पसंद पहले से था उसके आगे लग गया नापसंद, तो ये विपरीतार्थक हो गया ना, पसंद का विपरीत। इसी प्रकार से देखिए लायक, तो नालायक कहना हो तो उसके आगे ना लगा दी, तो ना जो उपसर्ग हुआ लायक के विलोम बना ना, लायक का विलोम बना नालायक। और नादान मतलब जो कम समझदार हो। मुमकिन, उसका विलोम बना ना नामुमकिन। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि उपसर्गों का प्रयोग मैक्सिमम जगहों पर शब्दों का विलोम बनाने के लिए किया जाता है। और देखिए बद मतलब क्या होता है? बद मतलब बुरा। तो बद का कैसे? बदहज़मी, बदकिस्मत, बदसूरत। अब इन सबों का आप मतलब जानते होंगे। जैसे पिछले क्लास में आप देखे थे जो हिंदी और संस्कृत के सब उपसर्ग जो होते हैं उनसे सब थोड़े भारी भरकम बनते हैं, जिनका हम यूज मैक्सिमम करते भी हैं, मतलब उतना नहीं करते हैं। और जो चीज़ आपको बात नहीं पता था उसको मैं हिंदी में लिख कर आपको बताई थी उस वर्ड का। तो यहाँ आप देखेंगे आपको बस वर्ड दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि उर्दू के जो मिले जुले शब्द हैं ये हमारे दैनिक भाषा के शब्द होते हैं। शुद्ध भाषा हिंदी कोई बोलता है क्या? जो हिंदी का प्रकांड प्रख्यात विद्वान होगा वही शुद्ध हिंदी बोलते हैं। नहीं तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदी शुद्ध कहाँ बोलते हैं? मिली जुली भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो मिली जुली भाषाओं का जब बात आएगा तो उसमें उर्दू के वर्ड, फारसी के वर्ड आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और ये शब्द आसान होते हैं, आसान घरेलू वर्ड कह सकते हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं इसका हिंदी नहीं लिखी हूँ आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये सब बहुत वर्ड आसान है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका आप इस्तेमाल ना कर पाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट वर्ड लिख के और छोड़ दी हूँ, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारा कहता है? ने। नेक्स्ट हमारा है 8वां नंबर में ने का क्या अर्थ होता है? ने का अर्थ हो गया बिना के लिए हम ने का यूज़ करते हैं। बिना मतलब ने का बिन मतलब नहीं, बिना। तो देखिए बिन, बे का, सॉरी ने का नहीं है, बे है, बे का बिन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बदमाश, बदबू, बदमाश हो गया, बदबू हो गया, बदहाल हो गया, बदहवाश हो गया। इस प्रकार के वर्ड जिनके आगे बद लगे, इस प्रकार के शब्द हम देखेंगे। इसमें बद उपसर्ग से बना हुआ होगा, इसमें हमको उपसर्ग छांटने के लिए कहा जाएगा। तो देख लीजिए कैसे वर्ड बनते। तो इसमें हम कैसे उपसर्ग छाटेंगे? तो इसमें देखिए किसी चीज़ का महक आते तो कहते हैं ना कि वहाँ से कहीं से कुछ बू आ रही है, कुछ बू आ रही है, तो उसके आगे बद लगा दीजिए तो बदबू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट देखिएगा, एक बहुत लिटिल मिस्टेक हो गया है आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, इसे हटा दीजिए, अभी इसे काट दीजिए। ये सारे ऊपर वाले के ही बद के हो गए हैं, लेकिन यहाँ मैंने बे लिखा है और बे से क्या बनेगा? बेजान, ठीक है।
बिना जान के। बे मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। बे का मतलब क्या होता है, बिन होता है। बे से क्या बनेगा, बेजान। बेजुबान, बेजान मतलब बिना जान का। बेजुबान मतलब बिना जुबान का, अर्थात पशु के लिए हम बेजुबान का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके क्या शब्द बन सकते हैं, आप सोच के देखिए। अब जैसे मैंने, हमको दो याद आया तो मैं आपको बता दी। और यहाँ देखें कि मैं थोड़ी सी गलती कर दी हूँ लिखने में। तो देखेंगे बे का मतलब क्या होता है, बे मतलब होता है बिना। अब बे से अब क्या लिखेंगे, बेजान। बेदर्द मतलब जिसे दर्द का अनुभूति ना होता हो। बेजान, बेजुबान, इस प्रकार के वर्ड जो होते हैं जिसका आगे बे उपसर्ग लगा हो। और देख रहे हैं ना ये कैसे वर्ड बन रहे हैं इनसे। तो ये सब आप देखेंगे उर्दू के उपसर्ग जो हिंदी में प्रचलित हैं। उर्दू के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं, इन्हें हम उर्दू भाषा से, उर्दू के उपसर्ग हैं ये सब। और इनसे कैसा, इनका हम यूज कैसे करते हैं, इनका शब्द कैसे बनाते हैं, ये आपने देखा। अब देखिए ला। अब ला का जो है इसका मतलब भी बिन होता है। इससे देखिए कैसे शब्द बनेंगे, लाचार, लापता, लापरवाह, लावारिस, ठीक है। तो इसका लावारिस का मतलब जिसके वारिस ना हो, वारिस के बिना, जिसको परवाह ना हो, परवाह के बिना। लापता मतलब पता के बिना, ठीक है। चर का मतलब लाचार जो है वो चर जिसमें जो अपनी स्थिति को, जो मतलब खुद से काम, आप किसी भी काम को करने में वो खुद से पॉसिबल उसके लिए बस की चीज़ नहीं है, उसको कहते हैं कि हम लाचार हैं, मेरे बस की चीज़ नहीं है ये, उन लोगों के लिए, ठीक है। अब 10वां देखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये देखिए, इसको आप ऐसे काट लेंगे और यहाँ लिखेंगे बेजुबान, और लिखेंगे बेजान, बेगैरत, ये भी लिख सकते हैं बेगैरत। और क्या मैंने बोला था, बेगैरत, देखिए हो गया यहाँ तक। उसके बाद हो गया बेजान, उसके बाद हो गया बेजुबान, फिर हो एक हो सकता है, चलिए अभी 3 को लिखिए। एक और मुझे अभी अभी मैं बताई थी, आप लोगों को लिखे होंगे जो पहले से वो अपनी कॉपी में। बेजुबान हो सकता है, बेजान हो सकता है, बेगैरत हो सकता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम। अब लास्ट में हम बचा है। हम का क्या होता है, हम का मतलब होता है समान, जो समान हो, एक समान हो, मतलब बराबर हो। हम का मतलब, तो हम से कैसे बनेंगे, हम उम्र, ठीक है। हम सफ़र, हम नवा, ठीक है। हम राही, हम वतन, हम सफ़र। इसमें एक और हम सफ़र भी लिखिएगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम सफ़र देखने को मिल जाएगा आपको कहीं। तो जो सफ़र के आपके समान चलने वाला हो उसे हम सफ़र कहते हैं। हम वतन, जो हमारे वतन के जो हैं। हम राही, जो हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसी पथ पे चलने वाला हो जो हो, उसे हम राही कहेंगे। हम दर्द, जो मेरे दर्द को मेरे साथ बर्दाश्त करने वाला हो, मेरे साथ सहने वाला हो, उसे हम दर्द कहेंगे। हम उम्र, जो हमारी उम्र की हों, जैसे हमारे फ्रेंड्स, जिसे हम उम्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, बहुत ही मैं कम आपका समय का यूज़ करते हुए संस्कृत के उपसर्ग को मैं पूरा कर दी। अब इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात कहती हूँ आप लोगों से। आप लोग जो हैं, आप लोग पता नहीं क्यों, मैं तो पूरा अपने से जितना हो सके मेहनत कर रही हूँ, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, कि पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास के लिए यदि आप तैयार रहेंगे तो हम भी उतने ही एनर्जेटिक होकर आपको, ये तो उपसर्ग में कुछ नहीं था, लेकिन तद ये जो प्रत्यय है उसे प्रकार मिलेंगे आपको। ये तो स्रोत बस हम देखे थे कि 3 जगह से उपसर्ग लिए गए हैं, लेकिन तद ये प्रत्यय जो है उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफ़िकल्टीज देखने को मिल सकते हैं। और उसको भी मैं एक क्लास में ख़त्म करूँगी। और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट में। तो